हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स। ठीक है, क्लास 11th के लिए हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? जैविक अणु। ठीक है, अध्याय 9 डिस्कस कर रहे हैं, चल रहा है अभी। हम लोगों ने एक लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिपिड्स क्या होते हैं। देखिए लिपिड्स क्या होते हैं? वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको क्या कह सकते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, क्या कहेंगे? एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो ये वसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? वसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए जो लिपिड्स होते हैं वो वसा में घुलनशील होते, सॉरी जल में क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। जल में ये नहीं घुलते, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो कैसे पदार्थ में ये घुलते हैं? जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है या पेट्रोल है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन सॉरी और जो भी कार्बनिक विलायक होते हैं, तो पेट्रोल है, इस प्रकार के जो कार्बनिक विलायक होते हैं इसमें ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अर्थात और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं क्योंकि ये जल में अघुलनशील हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं जल में। अध्रुवीय होने का मतलब इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे चार्ज बहुत कम रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। कौन? लिपिड्स। ठीक है, इसीलिए जल में नहीं घुलते हैं। और ये होते क्या हैं? वसीय अम्लों के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के, जैसे ठीक है प्लांट ऑयल है, ठीक है, और फास्फोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह से बहुत सारे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लिपिड्स होता है वह क्या होता है? वसीय अम्लों का एस्टर होता है। तो अब यह आपको पता होना चाहिए कि ये वसीय अम्लों के एस्टर क्या होते हैं या वसीय अम्ल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? वसीय अम्ल। क्योंकि वसीय अम्ल से क्या बनने वाला है? लिपिड बनने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि वसीय अम्ल या फैटी एसिड क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो जो लिपिड्स होते हैं किससे बने होते हैं? वसीय अम्लों से बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वसीय अम्ल होता है, सामान्यतः जो लिपिड्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के ही बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है? बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें कुछ एटम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और कार्बन का जो नंबर होता है लिपिड्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो वसीय अम्ल होते हैं यह क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती हैं? ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। वसीय अम्ल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, श्रृंखला होती है। अर्थात आप कह सकते हैं हाइड्रोजन तथा कार्बन से बनी क्या होती है? श्रृंखला होती है। समझ में आया? वसीय अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनी श्रृंखला होती है, अर्थात हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब ये जो चेन होती है इसके एक सिरे पे क्या होता है? एक सिरे पे या छोर पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या समूह होता है। ठीक है, क्या होता है?
कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या समूह होता है। समझ में आया। अब दूसरे सिरे पे क्या होता है, दूसरे सिरे पर या दूसरे छोर पर क्या होता है, मेथिल ग्रुप या CH3 समूह जुड़ा होता है। किसमें, वसी अम्ल में। ठीक है, तो चलिए मैं एक वसी अम्ल का एक चैन बना देता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस पे क्या है, एक सिरे पे COOH ग्रुप है और दूसरे सिरे पे क्या है, CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चैन होती है। यहाँ पे समझ में आ रहा ना, यहाँ पे एक कार्बन होता है और इस कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस तरह से ये पूरी श्रृंखला होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है, ठीक है, या श्रृंखला होती है, वसी अम्ल होते हैं, यह सामान्यतः इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वह कितनी होती है, 12 से 20 कार्बन होता है। कितना होता है, 12 से 20 कार्बन होते हैं। मुख्यतः कितनी होती है कार्बन की संख्या, 12 से 20 होती है, लेकिन कभी कभी यह 4 से 34 तक भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है और अधिक 34 तक भी हो सकती है। लेकिन मुख्यतः सामान्यतः कार्बन की संख्या कितनी होती है वसी अम्लों में, 12 से 20 होती है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है केवल, और एक समूह पे क्या है, एक छोर पे COOH ग्रुप है और दूसरे छोर पे क्या है, CH3 ग्रुप होता है। यही होता है वसी अम्ल। यही वसी अम्ल क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ करके क्या बना देते हैं, लिपिड्स बना देते हैं। ठीक है, तो जो वसी अम्ल होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। वसी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे वसी अम्ल के प्रकार की बात कर लेते हैं। वसी अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। ठीक है, देखिए जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, और जो असंतृप्त होते हैं इन्हें अनसैचुरेटेड कहा जा सकता है। अनसैचुरेटेड कहा जा सकता है। ठीक है, या कहा जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो संतृप्त होता है ये क्या होते हैं, सामान्यतः इसमें जो हाइड्रोकार्बन की चैन होती है ये सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो भी कार्बन होता है, सभी कार्बन ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका रूम टेम्परेचर पे कंडीशन होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सेमी सॉलिड होते हैं। कैसे हैं, सैचुरेटेड हैं तो ये सेमी सॉलिड होते हैं अर्थात अर्ध ठोस होते हैं। रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैसे होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है, कौन, संतृप्त वसी अम्ल। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है लॉरिक अम्ल। क्या है, लॉरिक अम्ल। जो लॉरिक अम्ल है यह कितने कार्बन का होता है, 12 कार्बन का। और दूसरा है पामिटिक, कौन सा, पामिटिक अम्ल।
यह जो पामिटिक अम्ल होता है यह 16 कार्बन का होता है। इसमें 16 कार्बन्स होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, संतृप्त वसी अम्ल के। कौन कौन से, लारिक अम्ल तथा पामिटिक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप संरचना भी बना सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे कि डायग्राम कैसा होगा। देखिए, लारिक अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी है, 12। कार्बन की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस 11 के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 COOH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये CH3। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है, लारिक अम्ल का है। किसका है, लारिक अम्ल का, जिसके एक सिरे पे क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, दूसरे पे क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा। कुल कार्बन की संख्या कितनी होती है इसमें, 12। देखिए, एक यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से 12 कार्बन्स होते हैं किसमें, लारिक अम्ल में। दूसरा एग्जाम्पल है पामिटिक अम्ल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से संरचना होगी, बस क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 16 हो जाती है किसमें, पामिटिक अम्ल में। किसमें, पामिटिक अम्ल में। और ये जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, अर्थात अर्धठोस होते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, असंतृप्त। यहाँ पे जो सभी कार्बन हैं वहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो नहीं होता, कुछ स्थान पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ स्थान पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो सामान्यतः जो डबल बॉन्ड की संख्या होती है वह 1 से लेकर के 5 हो सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या बंध होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन के बीच में, ठीक है, कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, हो सकता है 5 तक हो जाए अधिकतम। और सामान्यतः ये जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तरल के रूप में रहते हैं, ये सेमी सॉलिड नहीं होते हैं। कैसे रहते हैं, तरल के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, किसके एग्जाम्पल्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक है ओलिक अम्ल। क्या है, ओलिक अम्ल। इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वह कितनी होती है, 18 होती है। लेकिन इसमें 9th पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, 9th कार्बन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 2, यहाँ पे ये CH3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 9। ठीक है, 9 10 11 12। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 COOH। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो 9th और 10th पोजीशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से ओलिक अम्ल में कुल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और 9th पोजीशंस पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, ओलिक अम्ल का। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल होगा लाइनोलिक
लाइनोलिक अम्ल। कौन सा? लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, यह भी क्या होता है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह भी 18 ही कार्बन का होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो जाती है। 9th और 12th पोजीशन, दोनों पोजीशन पे क्या होता है? डबल बॉन्ड हो जाता है। किस पोजीशन पे? 9th और 12th पोजीशंस पे। अगर मैं इसके 12th पोजीशन पर भी, ठीक है, ये 11 है, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँ, ये 12th है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दूँ, जबकि ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्या करते, एक डबल बॉन्ड बना देते, तो यह कौन सा हो जाएगा? लाइनोलिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया लॉरिक अम्ल और पामिटिक अम्ल, और दूसरा क्या है? असंतृप्त, जिसमें मैंने एग्जाम्पल बताया लाइनोलिक अम्ल और ओलिक अम्ल। ठीक है, तो ये होते हैं वसी अम्ल। वसी अम्ल क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के साथ जुड़ करके क्या बना देते हैं? लिपिड बनाते हैं। ठीक है, ये वसी अम्ल ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो आइए एक लिपिड का सिंपल सा डायग्राम देखते हैं कि वसी अम्ल लिपिड के साथ, जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ करके किस तरह से लिपिड की संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिपिड्स है ग्लिसरॉल के साथ, इसमें क्या होता है? मोस्टली ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ता है? अगर हम बात करें तो प्लस, मान लीजिए हम क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल आप जानते हैं 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। यहाँ पे OH, H, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे CH2, ये क्या होगा? CH2OH। ठीक है, ये होता है ग्लिसरॉल। किसका डायग्राम है? ग्लिसरॉल का डायग्राम है। ठीक है ना, तो अब इस ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है? ये जो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, कौन से? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या होती है? वसी अम्ल की श्रृंखला जुड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक के साथ जोड़ करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे ठीक है, ये श्रृंखला किसकी हो गई? वसी अम्ल की। हम लोगों ने अभी अभी स्टडी किया है। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, क्या होता है? इसके साथ जुड़ता है। क्या होगा? इसके साथ जुड़ता है। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या होता है? OH क्या होता है? रिमूव हो जाता है, अर्थात H2O क्या होता है? रिलीज हो जाता है, और इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो नीचे वाले कार्बन में मैं यहाँ पे बॉन्ड बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, CO क्या बनेगा? CO। ठीक है, फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कार्बन है, C है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा? स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? C है, O है, और फिर क्या है? COO, R है। ठीक है, इसके बाद क्या है? R है या कार्बन है, इधर भी क्या है? R है या कार्बन है। तो इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? वसी अम्ल क्या होते हैं? जो लिपिड्स होते हैं वह क्या होते हैं? वसीय अम्लों के क्या होते हैं? वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से तीनों OH ग्रुप से क्या होता है? हर एक ग्रुप से एक, तीनों OH ग्रुप से एक एक क्या होती है? वसी अम्ल की श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होते हैं? लिपिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिपिड्स में मुख्यतः सरल प्रकार का अगर देखा जाए तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल क्या बना देते हैं? लिपिड्स बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने वसी अम्ल को देख लिया, ग्लिसरॉल को देख लिया, या कैसे लिपिड बनाता है वह भी देख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आइए चलिए देखते हैं लिपिड्स के प्रकार। लिपिड्स के प्रकार।
देखिए सामान्यतः जो लिपिड्स होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सरल लिपिड्स और दूसरा होता है संयुक्त लिपिड, ठीक है, और तीसरा होता है व्युत्पन्न लिपिड। कौन सा? व्युत्पन्न लिपिड्स। ठीक है, समझ में आया? तो आइए देखते हैं सरल प्रकार का लिपिड्स क्या होता है। देखिए हम लोगों ने अभी अभी जो संरचना देखी कि सरल प्रकार के जो लिपिड्स होते हैं यह किससे बने होते हैं। इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और यह किसके साथ जुड़ जाता है? प्लस वसीय अम्ल के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ? वसीय अम्ल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अर्थात इस तरह से संरचना अभी अभी हम लोगों ने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? CO, ठीक है, यह क्या हो जाता है? वसीय अम्ल हो जाता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट चेन बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह CH2 होगा। फिर से यहाँ पे दूसरा CH3, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कार्बन है, इससे भी क्या होता है? इस तरह से वसीय अम्ल जुड़ा रहता है। तो ये क्या होता है? सरल प्रकार का लिपिड्स होता है। ठीक है, सरल प्रकार के लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्यतः कैसे होते हैं? स्टोरेज होते हैं, अर्थात इनका कोशिका में या शरीर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो जो वसीय अम्ल होते हैं इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की जो सरल प्रकार के लिपिड्स होते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जो प्लांट ऑयल है, कौन सा ऑयल? प्लांट ऑयल है। ठीक है, और जो घी होता है, ठीक है, क्या होता है? घी। ठीक है, और क्या होगा? जो मोम होता है या वैक्स जिसको कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये सरल प्रकार के क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, प्लांट ऑयल। ठीक है, ऑयल्स में जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सूरजमुखी का ऑयल है, प्लांट ऑयल, घी, वैक्स, ये क्या होते हैं? सरल प्रकार के लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः ये कैसे होते हैं? स्टोरेज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? फैट स्टोर होता है। जो वसा कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं? वसा का संचय करती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज लिपिड्स होते हैं, सरल प्रकार के लिपिड्स। सामान्यतः इसमें हमने बात की कि यह किससे बना होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लांट ऑयल, घी, वैक्स, मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है? वैक्स से बना होता है। घी हम लोग, ठीक है, मिल्क से बनाते हैं ना। प्लांट ऑयल से मस्टर्ड ऑयल्स, ठीक है, सूरजमुखी का ऑयल, ये सारे ऑयल्स निकलते हैं। संयुक्त लिपिड देखिए क्या होता है? संयुक्त लिपिड में सिंपली ग्लिसरॉल और वसा ही होगा। क्या होगा? ग्लिसरॉल और वसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे संयुक्त लिपिड में ये जो तीसरा कार्बन होता है, तीसरे कार्बन पे कोई दूसरा पदार्थ या यौगिक क्या होता है? जुड़ जाता है। मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो PO4, H3PO4 फास्फेट कौन सा? फास्फेट ग्रुप क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं और उसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो संयुक्त लिपिड में आता है फास्फोलिपिड। कौन सा लिपिड आता है? फास्फोलिपिड आता है और स्फिंगोलिपिड आता है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड। ये दोनों जो लिपिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल होते हैं, अर्थात संरचनात्मक। ये संरचना बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कौन सी संरचना बनाते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स? अगर हम कोशिका कला की बात करते हैं, कोशिका कला आप लोग जानते हैं लिपिड से बनी होती है, तो कोशिका कला के निर्माण में कौन सा लिपिड भाग लेता है? फास्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड भाग लेते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड में क्या होता है? यहाँ पे फास्फेट, ये जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है,
फास्फो अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, ठीक है, फास्फो अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, स्फिंगोसिन स्ट्रक्चर यहाँ पे तीसरे कार्बन पे जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, स्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है, ठीक है, समझ में। तो ये जो लिपिड्स हैं इसमें ये स्ट्रक्चरल होते हैं और कोशिका कला के निर्माण में भाग लेते हैं, फास्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, समझ में आना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न लिपिड्स, व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव्स। ये कैसे बनते हैं, जो डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं तो अर्थात ये लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं, उपापचय, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है ना, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। सामान्यतः इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, टर्पिन्स, टर्पिन्स का नाम सुना होगा। यह 5 कार्बन वाली, कितने, 5 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चैन होती है या श्रृंखला होती है टर्पिन्स। ये टर्पिन्स क्या करते हैं, मिल करके व्युत्पन्न लिपिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स बनाते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स इसका होगा जैसे कोलेस्टेरॉल, क्या होता है, कोलेस्टेरॉल, और क्या होगा, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, टर्पिन्स के डेरिवेटिव, टर्पिन्स से बने होते हैं या व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उपापचय क्रियाओं में क्या होते हैं, भाग लेते रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो रुधिर धमनियों में जब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जमा होने लगता है, तो क्या किया जाता है वहाँ पे ब्लॉकेज होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने से, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो क्या होगा, जो रुधिर का मार्ग है वह क्या होता है, बाधित होता है। यह मान लीजिए कोई धमनी है और इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, इसमें जो रुधिर का मार्ग है वह क्या होगा, बाधित होगा, और जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ये जो डिपोजिशन हो रहा है इसको डिजॉल्व करने के लिए आप लोग फिश खा सकते हैं। फिश में एक फैटी एसिड पाया जाता है, अभी हम लोग फैटी एसिड की ही बात कर रहे थे, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कौन सा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये कहाँ से मिलता है, हमको फिश से मिलता है, कहाँ से, मछलियों से, और मछलियों को खाएंगे तो ये फैटी एसिड क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व कर देता है। आपको हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, फिशेस को खाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है लिपिड्स, और इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया था। तो इसके बाद हम लोग प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे और क्या स्टडी करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।